नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जूलॉजी का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज के सेशन में हमने उन सवालों को चुना है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल थोड़े कठिन हो सकते हैं क्योंकि इसमें यूपीएससी के सवाल हैं, नीट के सवाल हैं और जितने भी स्टेट पीएससी या एमपीएसआई में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आज हम करने की कोशिश करेंगे। हर सवाल पर पहले तो सवाल पूछेंगे। सवालों की संख्या 10 होगी और इन 10 सवालों में पहले हम पूछ लेंगे, पहले आप उत्तर बता लेंगे और फिर प्रत्येक सवाल पर इसके पहले वाले जैसा डिस्कशन लिख करके आपको समझाएंगे। यानी हर सवाल की थ्योरी आज आपको हम देने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एमसीक्यू और डीप डिस्कशन आज जूलॉजी पर लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले सेशन पर हमने केमिस्ट्री किया था। अब जो अगला सेशन होगा वो बॉटनी का होगा, फिर अगला सेशन टेक्नोलॉजी का होगा। ऐसे ऐसे करके आपके पूरे जितने अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर सवाल आए हैं सारे सवालों की हम थ्योरी आपको पढ़ा देंगे। तो एमसीक्यू और डीप डिस्कशन ऑन जूलॉजी फॉर नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी या वनडे एग्जाम में आने वाले सवालों को लेकर के हम आपके सामने। सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चले पहला सवाल हम आपको देते हैं। ध्यान से इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी में सवाल मत करिएगा। और यह पहला सवाल हम यूपीएससी से में जो पूछा गया उस सवाल को आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यूपीएससी के लिए जूलॉजी का ये रहा। जीनोटाइप, आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, वहीं से ये सवाल है। सवाल पहले समझने के फिर उत्तर करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहिएगा। इसका हम एक कंप्लीट थ्योरी आपको देंगे। उसके लिए हमने अलग से पेज बनाया है। ये देखिए, डिस्कशन का पेज हमने अलग से बनाया है, इसलिए आप चिंता ना करें। उस सवाल को करने की कोशिश और समझने की कोशिश करें। पहला सवाल, जीनोटाइप फर्स्ट ए, फर्स्ट बी वाले व्यक्ति रुधिर वर्ग को AB के रूप में दिखाएंगे। पहले हम आपसे बार बार कह रहे हैं, पहले सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सवाल आपके समझ में आ जाए तब उसके बाद उत्तर करने के। जीनोटाइप, अब सबसे पहला सवाल यही है कि आप जीनोटाइप जानते हो। जीनोटाइप हमारे पास दो है। एक होती है संरचना फेनोटाइप, जिसमें हम बाहर की संरचना पढ़ते हैं। जीनोटाइप में हम जीन की संरचना करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका जीनोटाइप है ए और बी, और उसका रुधिर वर्ग AB को किस रूप में आप दिखाओगे, ये सवाल पूछ रहा है। हम आपको ऑप्शन देते हैं। इसको किस नाम से जाना जाएगा? क्या यह अपूर्ण प्रभुत्व है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? अपूर्ण प्रभुत्व है अंग्रेजी वाले बच्चे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बी पूछ रहे हैं अलगाव है।
आइसोलेशन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं सप्रभुत्व है, यानी को डोमिनेंस है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, क्या यह पोलियोट्रॉपी है? अच्छे से सवाल को पढ़िए। जीनोटाइप ए और बी, दो हमारे पास जीन है। यदि रुधिर वर्ग ए बी हुआ तो उस ए बी को क्या आप कहोगे? क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? क्या वो आइसोलेटर है, अलगाव है, या सेपरेशन है? क्या वो को डोमिनेंस है? क्या वो पोलियोट्रॉपी है? अब इसका सही जवाब आप अपने पास लिखिए और हमारा इंतजार कीजिए। जब हम इस पर वापस आएँ तो हम, जैसा कि आपसे कहे हैं कि इसकी पूरी थ्योरी हम लिखेंगे, पूरी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए हमने अलग से पेज 8 किया है। चलिए दूसरा सवाल। आज बच्चों सवालों की संख्या कुल मिलाकर के 10 है, लेकिन 10 वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें आपकी थ्योरी मजबूत हो जाएगी। दूसरा सवाल, एक बच्चा, नीट का और पीएनएसटी दोनों का सवाल। एक बच्चा एक छोटी पूंछ के साथ पैदा हुआ। एक बच्चा एक छोटी पूंछ के साथ पैदा हुआ है। देखिए परीक्षा में सवाल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही लिखा होता है ताकि बच्चे का दिमाग जो है वो पढ़ा जा सके। एक बच्चा एक छोटी पूंछ के साथ पैदा हुआ है। यह स्थिति प्रदर्शित करती है, यह स्थिति कहलाती क्या है? ये कुल मिलाकर के हम पूछ रहे हैं। यह स्थिति कहलाती, ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या यह प्रक्रिया मेटामॉर्फोसिस है? मेटामॉर्फोसिस है। कायांतरण, जिसको हिंदी वाले बच्चे जिसको कायांतरण कहते हैं, सोच समझ कर जवाब करिएगा। या एटाविज्म है? यदि आपने ये सारी क्रियाओं को पढ़ा होगा तभी ये उत्तर बनने वाला है। तीसरी प्रक्रिया, चिंता नहीं करना, आगे हम थ्योरी इसकी बताएंगे। एटाविज्म है या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है? रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। उत्परिवर्तीय या पीछे की ओर जाता हुआ विकास है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह म्यूटेशन है? बड़ा बढ़िया सवाल है। एक बच्चा एक छोटी पूंछ लेकर के पैदा हो गया, यह स्थिति क्या कहलाएगी? एटाविज्म है, मेटामॉर्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है, या म्यूटेशन है? बिल्कुल बीच के पन्ने से निकाला हुआ यह सवाल है। नीट में भी है पूछा गया सवाल, पीएनएसटी में भी पूछा गया, एमपीएसआई में भी पूछा गया सवाल। करिए जरा जवाब और बताइए हमें कि यह स्थिति कौन सी है। इसका भी डिस्कशन हम लिखेंगे। तीसरा सवाल, प्रथम ध्रुवीय पिंड, जरा सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ, इस प्रश्न पर सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं और यह सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया। फर्स्ट पोलर बॉडी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। प्रथम ध्रुवीय पिंड किसके बाद गठित किया
प्रथम ध्रुवीय पिंड, फर्स्ट पोलर बॉडी, अंग्रेजी वाले बच्चे, फर्स्ट पोलर बॉडी किसके बाद गठित किया जाता है या फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण कब होता है, कौन सी वो प्रक्रिया है, ये आपको बताना। ए ऑप्शन दे, क्या वह मियोसिस, मियोसिस सेकंड है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, हिंदी वाले बच्चे। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, क्या वह पहली अवस्था है। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अवस्था फर्टिलाइजेशन की है। फर्टिलाइजेशन की परिभाषा हमने आपको बताई, जब स्पर्म और ओवा का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये है फर्टिलाइजेशन। क्या यह ध्रुवीय पिंड किसके बाद गठित किया जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण कब होता है, ये सोच विचार कर जवाब देना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह माइटोसिस है या सूत्री विभाजन है। सोच कर दीजिए जवाब। प्रथम ध्रुवीय पिंड किसके बाद गठित किया जाता है, यह हमारा तीसरा सवाल था। तीसरे सवाल पर आपने उत्तर किया होगा। अब इंतजार कीजिए हमारा, जब इस पर हम डिस्कशन लेकर के आए। डिस्कशन के साथ आपको लिखेंगे और समझाएंगे। चौथा सवाल, आवधिक प्रवास कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़े, शॉर्ट टाइम ऑफ माइग्रेशन का। आवधिक प्रवास, कुछ समय के लिए कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए। आवधिक प्रवास तब देखा जाता है यूपीएससी का सवाल। आवधिक प्रवास तब देखा जाता है जब भी आगे लिख लीजिए, जब ए ऑप्शन दे रहे, भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रभाव, टिड्डी दल का प्रवास। अभी आपने सुना होगा कि रीवा के आसपास की एरिया में बहुत सारे टिड्डियों का एक दल, झुंड का झुंड चला आया था, उससे काफी किसानों की खेती को बर्बाद किया था। क्या वो आवधिक प्रवास था? आवधिक प्रवास किसको कहेंगे, ये कुल मिलाकर के परिभाषा। यूपीएससी में जब सवाल आते हैं बच्चों, तथ्यात्मक सवाल होते हैं। भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास है, क्या आवधिक प्रवास? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या व्हेल भोजन के तलाश में चली जाए, व्हेल भोजन की तलाश में प्रवास करे, व्हेल एक मछली है। और सी ऑप्शन दे रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, या जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पानी की सतह पर ऊपर आ जाएं, लिख लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन पानी की सतह पर आ जाते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, पक्षी दिशा का उपयोग करके
प्रवास करते हैं। आपको बताना है आवधिक प्रवास तब देखा जाता है जब भोजन की तलाश में टिड्डी दल चला जाए, व्हेल भोजन की तलाश में चली जाए, फाइटोप्लैंक्टन पानी के सतह पर आ जाएं या पक्षी दिशा का उपयोग करके प्रवास कर लें, तब उसको आवधिक प्रवास कहेंगे। आपको सही जवाब देना है। नहीं बनेगा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कशन का पेज लगाया है और आज पूरी की पूरी थ्योरी डिस्कशन के पेज पर हम लिखने वाले हैं। 5वां सवाल। 5वां सवाल को सोच विचार कर करने की कोशिश करें। नीट का यह सवाल, इन सभी तकनीकों में सामान्य बात क्या है? पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्रायो कंजर्वेशन। दूसरा, अब यदि आपने पढ़ा होगा क्रायो कंजर्वेशन, नहीं तो आप हमारे उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। क्रायो कंजर्वेशन। और तीसरा, टिश्यू कल्चर। हम कुल मिलाकर के इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो कंजर्वेशन और टिश्यू कल्चर में एक सामान्य बात है, वो सामान्य बात क्या है? ये ऑप्शन दे रहे, ये दिया, सभी को अल्ट्रा आधुनिक उपकरण और बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, सभी XC2 संरक्षण कंजर्वेशन मेथड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, विलुप्त जीवों के संरक्षण के, विलुप्त जीवों के संरक्षण के सभी तरीके हैं। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, जिसको डी ऑप्शन के नाम से जानोगे, सभी, यानी ए, बी और सी, सभी इन C2, यहाँ लिखा है XC2, यहाँ लिख रहे हैं सभी इन C2 संरक्षण विधियों में। सभी तकनीकों में सामान्य बात क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो कंजर्वेशन और टिश्यू कल्चर में एक सामान्य सी बात है, तीनों में से एक चीज़ सामान्य मिलती है, सभी को
ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट की ज़रूरत है, सभी एक सिटू संरक्षण की विधियां हैं, विलुप्त जीवों के संरक्षण के सभी तरीके हैं, सभी इन सिटू संरक्षण की विधियों में। अगला इसका भी डिस्कशन लिखेंगे। छठवां सवाल है हमारा, यदि आनुवांशिक बीमारी को आनुवांशिक बीमारी को एक सामान्य रूप से सामान्य लेकिन वाहक, सामान्य लेकिन वाहक महिला मतलब कैरियर है महिला। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यह समझ में आ गया तो उत्तर बन जाएगा। कैरियर महिला से केवल कुछ पुरुष संतान को बीमारी स्थानांतरित की जाती है। तो बीमारी का यह प्रकार टाइप ऑफ डिजीज ये कौन सी होगी, ये सवाल है। आनुवांशिक बीमारी है, सामान्य रूप से, सामान्य तो है लेकिन इसमें कैरियर जो है फीमेल है और यह कुछ मेल में ही होती है, महिला में नहीं होती, ये भी कह रहा है। यह बीमारी किस प्रकार की हो सकती है, जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह सेक्स लिंकेड है, डोमिनेंट डिजीज है, सेक्स लिंकेड यानी सेक्स क्रोमोसोम से होती है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहलाती है, या बी ऑप्शन दे रहे हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाती है, सी ऑप्शन दे रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एक आनुवांशिक बीमारी आपको यह बताना है कि वह सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा हो रही है कि सामान्य या बॉडी क्रोमोसोम के द्वारा हो रही है, आपको यह पता हो। फिर इसके बाद यह भी पता हो कि वो डोमिनेंट क्रोमोसोम के द्वारा हो रही है कि रिसेसिव के द्वारा हो रही है, ये भी पता हो तब उत्तर कीजिएगा। और ये आनुवांशिक बीमारी कुछ पुरुषों को होती है, महिलाएं सिर्फ इसकी कैरियर होती हैं, ये बताना है। नहीं बनेगा तो आप हमारे साथ रुकिएगा, इसका डिस्कशन भी लिखें। 7वां सवाल, एक सूची है हमारे पास, ऊपर लिख रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए, मिलाइए, मेल कीजिए। पहले सूची बना दें, पहली वाली सूची इधर लिखे देते हैं, दूसरी सूची इधर लिखे देते हैं। पहली सूची का पहला पॉइंट लिख रहे हैं ओफियोड्स,
इसके सामने ओपियोइड्स के सामने लिख रहे हैं मुख्य रूप से मस्तिष्क में ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर के साथ प्रतिक्रिया दूसरा लिख रहे हैं कैनाबिनॉइड्स इसके सामने लिख रहे हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऑपियोइड रिसेप्टर्स के साथ प्रतिक्रिया। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कोकीन, इसके सामने लिख रहे हैं तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है। और चौथा लिख रहे हैं एट्रोपा बेलाडोना, और इसके सामने लिख रहे हैं हेलुसिनोजेनिक गुणों के साथ संयंत्र यह भी सवाल यूपीएससी में पूछा। सूची पहली सूची 2 का सही मेल पूछा। अब इसमें आपको सही मेल क्या लगता है? ए बता रहे हैं इसको कर देते हैं इधर वाले को A B C D, इसको काट देते हैं। अब यहाँ से आपको मिल कराना है तो हम ऐसे पहले लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा A B C और D। तो A पर है 4 2 1 3, C पर है 1 3 4 2। अब इधर लिख लेते हैं B और D को, B और D इधर लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं A B C D, और इधर लिख लेते हैं 3 4 2 1, इधर लिख लेते हैं 2 1 3 4। सही मिलान कर लीजिए। यूपीएससी में पूछा गया है सवाल कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिल दीजिए। इसका भी स्पष्टीकरण हम देंगे, जो इसका उत्तर होगा उसका पूरा डिस्कशन हम आगे करेंगे। 8वां सवाल है हमारा, जीन के बीच की दूरी। और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से
प्रतिशत से पता चलता है। जीन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पर जब जेनेटिक्स की थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता क्या चलता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। एक सीधा संबंध, एक सीधा संबंध। बी ऑप्शन दे रहे हैं एक समानांतर संबंध। सी ऑप्शन दे रहे हैं एक विपरीत संबंध। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। एक सीधा संबंध, एक समानांतर संबंध या इनमें से कोई नहीं। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत से पता चलता है एक सीधा संबंध, एक समानांतर संबंध, एक विपरीत संबंध या इनमें से कोई। इसका भी सही जवाब कीजिए। थोड़ा गहराई भरा सवाल है, करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो डिस्कशन के पेज में हम लिखेंगे इसकी थ्योरी। 9वां सवाल, निम्न में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन की मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है? बढ़िया सवाल है। ए ऑप्शन दे रहे हैं दायां वेंट्रिकल, बी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन सिरा, या सी ऑप्शन दे रहे हैं एओर्टा, महाधमनी जिसको कह सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, महाधमनी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं लेफ्ट या बायां आर्किल। यहाँ पर बायां अलिंद लिख लीजिए। निम्न में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन की मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है? बढ़िया सवाल है। दायां वेंट्रिकल है, पल्मोनरी वेन है, एओर्टा है या लेफ्ट आर्किल। और आज के सेशन का अंतिम सवाल 10वां सवाल, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं मानव मादा माने ह्यूमन फीमेल, मानव मादा में ओव्यूलेशन या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग से जुड़ी नहीं होती। ये ऑप्शन दे रहे हैं एस्ट्रीडियोल की कमी, एस्ट्रीडियोल की कमी। बी ऑप्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वृद्धि,
सी ऑप्शन दे रहे हैं द्वितीयक सेकेंडरी ओवम की, द्वितीयक अंडे की मुक्त, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ग्रेफियन फॉलिकल का पूरा विकास। सही जवाब कीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं मानव के ओवल्यूशन से जुड़ी नहीं है। एस्ट्रेडियोल की कमी, अब ये आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग के हार्मोन में वृद्धि, सेकेंडरी ओवम से मुक्ति, या ग्रेफियन फॉलिकल का पूरा विकास। अब इसका सही जवाब आप करने की कोशिश कीजिए। और अब बारी है उत्तर की। हम उत्तर की ओर बढ़ें और जो हमने पहला सवाल आपसे पूछा था, उस पहले सवाल में आपको लिए चलते हैं। इसका भी डिस्कशन करेंगे, तब सेशन का समापन करेंगे। पहला सवाल जो हमने पूछा, अब आप अपना चेक करिएगा। हम थ्योरी अब आपको एक एक सवाल की थ्योरी पर पूरा डिस्कशन कर देते हैं। जीनोटाइप ए और बी वाले रुधिर वर्ग को ए बी के रूप में दिखाएंगे। क्या वो अपूर्ण प्रभुत्व है, क्या वो अलगाव है, क्या वो सहप्रभुत्व है, क्या पोलियोट्रॉपी है। डिस्कशन लिखे देते हैं, थ्योरी आप विस्तार से इसको पढ़िएगा। ए बी रुधिर वर्ग, ए बी ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता को डोमिनेंस दर्शाता है। अब ये कोडोमिनेंस दर्शाता है, यानी इसका सही जवाब होगा सी, सहप्रभुत्व। कैसे है ये भी लिखे देते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप सह डोमिनेंस दर्शाता है। सह डोमिनेंस का मतलब ए का भी गुण है, बी का भी गुण। कभी कभी लिखिएगा, कभी कभी बालक में या पूर्णता, कभी कभी बालक में या पूर्णतः, कभी कभी बालक में या पूर्णतः कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो कि हमारे सॉरी तो दूसरे का ए बी, इसको काटना पड़ेगा। ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस दर्शाता है। जहां पर हमने ए और सेकंड को लिखा था, सॉरी एक को बी लिखा था, ये जीन दोनों समान रूप से, ये जीन दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए इन्हें व्यक्ति के रुधिर वर्ग में या तो आप रुधिर वर्ग को ऐसा लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है, या ए बी एक तरीका पर सवाल था के रूप में दर्शाया जा सकता।
मतलब जिनका ब्लड ग्रुप AB है, यदि उनके ब्लड ग्रुप में ऐसा लिखा हो तो आप ये मना मत कर देना कि मेरा नहीं, ये भी आपका ब्लड ग्रुप है। ये लिखने का एक तरीका है जिसमें जीनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से दिखाया जा रहा है। जीनोटाइपिक वाले व्यक्ति AB को रूप में यह सप्रभुत्व है, मतलब दोनों का प्रभाव बराबर है, को डोमिनेंट है, एक दूसरे को दबा नहीं पा रहे, दबाने की कोशिश में है, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन कुश्ती में कोई विजय नहीं पा रहा है, बराबर बराबर के हकदार है। कुल मिलाकर के ये सवाल, एक बच्चा जो छोटी पूंछ लेकर के पैदा हुआ, इसमें सही जवाब होगा एटाविज्म। अब ये प्रक्रिया क्या होती है ये हम आगे लिख करके आपको समझा देते हैं। एटाविज्म पूर्वजता हिंदी होती है इसकी। एटाविज्म पूर्वजता कहलाती है। पहली बात, कभी कभी बालक में, कभी कभी बालक में, हमेशा नहीं, कभी कभी बालक में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो कि हमारे पूर्वजों में कभी उपस्थित थे। किंतु ध्यान ये भी लिखना, यूपीएससी में ये लिखित में आया था, लिखने के लिए आया था। एटाविज्म पर 50 शब्द लिखे, तो एटाविज्म पूर्वजता कहलाती है। कभी कभी बालक में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जो संतान निकलती है, ऐसे लक्षण आते हैं जो हमारे पूर्वजों से में कभी थे, किंतु आगे लिखना, किंतु वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति एटाविज्म है या पूर्वजता है। एटाविज्म है और इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये तो पूंछ का उदाहरण था। यदि ऐसा सवाल एक बार एमपीएसआई ने पूछा था कि कानों पर बाल का उगना, तो लिख लीजिएगा, कानों पर बाल उगना। एटाविज्म का उदाहरण, कई लोग ऐसे आप देखे होंगे कान में बड़े बड़े बाल दिखते हैं, आप समझ लेना इनके पूर्वज ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, ये विलुप्त हो गई। और यदि बाल बड़े दिखते हैं तो कह दीजिएगा एटाविज्म, पूर्वज के लक्षण लिए पैदा हुए। अगला सवाल, प्रथम ध्रुवीय। तीसरे सवाल में हमने पूछा कि फर्स्ट पोलर बॉडी का कब निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम अवस्था में यह प्रक्रिया होती है। इसका भी उत्तर लिखे देते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी का गठन मियोसिस फर्स्ट के बाद होता है। इसका बढ़िया आप नोट्स तैयार कीजिए, जितने उत्तर बता रहे हैं, ताकि आपकी थ्योरी मजबूत हो। फर्स्ट पोलर बॉडी का गठन मियोसिस फर्स्ट के बाद होता है। और ये भी लिख लीजिएगा, द्वितीय यानी सेकंड मियोसिस के बाद दो ध्रुवीय पिंडों का
ध्रुवीय पिंडों का निर्माण। फर्स्ट पोलर बॉडी तो यहां बन गई फर्स्ट मियोसिस के बाद, याद कर लेना, ये जल्दी से याद हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये ट्रिक नहीं याद रखते हैं, उत्तर गलत होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण मियोसिस फर्स्ट में, और सेकंड मियोसिस के बाद दूसरी पोलर बॉडी यानी दो पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, दो ध्रुवीय पिंड का निर्माण। अब ये दो ध्रुवीय पिंड कैसे करते हैं? ये ध्रुवीय पिंड एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, बीच में क्रोमोसोम हो गए, और ये क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, आधा ये खींचेगा, कुछ देर में ये कोशिकाएं जो है दो भागों में बढ़ गए। कभी सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। आवधिक प्रवास, पीरियोडिक माइग्रेशन, जिसको अंग्रेजी में पीरियोडिक माइग्रेशन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त तालिका, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद इनका वापस आना जरूरी है, वो आएंगे, ये कहलाता है पीरियोडिक माइग्रेशन। कब देखा जाता है? और ये पीरियोडिक माइग्रेशन जो है होता है, जैसे रीवा में अभी टिड्डी दल आया था, आप ये मान लेना एक निश्चित अंतराल के बाद फिर टिड्डी दल आएगा। अब वो अंतराल क्या होगा, उनका टिड्डी दल वालों का अध्ययन किया जाए तो एक अंतराल निकल के आए। तो भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास, यानी इसका सही जवाब होगा ए, भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास। आप लिख लीजिए, भोजन की तलाश में भोजन की तलाश में टिड्डी दल का प्रवास। पीरियोडिक माइग्रेशन कहलाता है, पीरियोडिक माइग्रेशन और इस दौरान क्या होता है ये भी लिखिएगा। इस दौरान लाखों की संख्या में टिड्डियां प्रवसित होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 8-10 होंगी, ये पूरी बारात होती है, इनकी टिड्डियां होती हैं। और साथ ही साथ अनुकूल वातावरण में, अनुकूल वातावरण पाकर, चूंकि माइग्रेशन किया है तो परिस्थितियों को भांप कर किया होगा, तो अनुकूल वातावरण पाकर अंडे भी देती है। अगला सवाल है, इन सभी तकनीकों में सामान्य बात क्या है? ये उपरोक्त तीनों विधियां, इंट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, साइनो कंजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, यदि आपने इस को पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। कंजर्वेशन के चैप्टर में आएगा, इसका सही जवाब होगा बी। और इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं, इधर लिख देते हैं कि इस संरक्षण में एक्स सीटू में होता क्या है। इस संरक्षण में संकट वाले जीव, मान लीजिए कोई जीव संकट में आ गया, या जीव में मान लीजिए पौधा है, वो पौधा संकट में है, तो इस संरक्षण में एक्स सीटू के संरक्षण में होता क्या है? इस संरक्षण में संकट वाले जीव या पौधा उनको प्राकृतिक आवास से, उनके प्राकृतिक आवास से
निकाल कर प्राकृतिक आवास जहां वो थे वहां से उठा लिया जाए। इस संरक्षण में ऐसा होता है। 1 C2 में संकट की अवस्था में आ गए, वहां से उखाड़ लीजिए पौधे को, उनके आवास से निकाल लीजिए, आवास से निकालकर विशेष स्थान पर, विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल, अच्छी देखभाल या सावधानी पूर्वक संरक्षित किया। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? यह व्यवस्था Ex situ कहलाती है। इन situ क्या होता है? बाहर से कोई जाति को अंदर उसके वातावरण की एरिया में डाल दिया जाए। कभी कंजर्वेशन जब पढ़ाएंगे तो पूरी थ्योरी हम आपको पढ़ाते हैं। 6वां सवाल था, ये जो दी गई बीमारी है ये सेक्स लिंकेड रिसेसिव बीमारी कहलाएगी, दबी हुई बीमारी कहलाएगी, क्योंकि महिला जो है इसको ढो रही है, उसमें ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, यानी दबे हुए हैं, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। इसलिए इसका सही जवाब होगा सेक्स लिंकेड रिसेसिव। डिस्कशन लिख लीजिए। इसको इस प्रकार की बीमारी में, इस प्रकार की बीमारी में बीमारी के कारक जीन यक्स गुणसूत्र, यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन के रूप में, अप्रभावी यानी रिसेसिव, अप्रभावी जीन के रूप में उपस्थित होते हैं। जो केवल समयुग्मनजी, होमोजाइगोटिक अप्रभावी अवस्था में ही, अप्रभावी अवस्था में ही प्रकट होती है। अब महिला में नहीं है क्योंकि वो करियर है। इसका भी उत्तर लिख लीजिए। महिलाओं में चूंकि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में चूंकि 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, अतः वे वाहक होती है, यानी कैरियर होती है। मनुष्य में एक्स लिंकेड ये जो बीमारी है, कौन कौन से रोग हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो याद रखना। इसमें कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, हीमोफीलिया भी एक्स क्रोमोसोम वाला है, या रतौंधी, इसी प्रकार की वंशागति, ये रोग जो हैं इसी प्रकार के रोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पढ़िएगा। 7वां सवाल हमने पूछा था सूची, इसमें ऑपियोइड्स
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऑफियोडोग्राही के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये दोनों आपस में मिल रहे थे, तो इसका सही जवाब होगा ए। इससे जोड़ लीजिएगा ए, यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी ये। और बाकी सबको पढ़िएगा, कहिए तो लिख दें, ऑफियोइड्स लिख देते हैं ताकि ऑफियोइड्स CNS में रिसेप्टर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कैनाबिनाइड्स ब्रेन में उपस्थित, जितने हैं सबका काम लिखे देते हैं, ब्रेन में उपस्थित रिसेप्टर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कोकीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है कि नहीं? कोकीन न्यूरोट्रांसमीटर में के परिवहन में हस्तक्षेप करता है। एट्रोपा बेलाडोना हैलुसिनोजेनिक गुणों या विभ्रामक ऐसा लिख लीजिए, विभ्रामक गुण उत्पन्न करता है। इसके सेवन से उत्तेजना और स्फूर्ति पैदा होती है। हर का काम लिख दिया है। ऑफियाइड्स क्या करता है, कैनाबिनॉइड्स क्या करता है, कोकीन क्या करता है, एट्रोपा बेलाडोना क्या करता है, सभी के काम याद रखिए। कब कौन सा सवाल पूछ दे याद कर लीजिएगा, तो ये बढ़िया थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। 8वां सवाल, जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत। जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन के प्रतिशत के मध्य एक सीधा संबंध है, न तो समानांतर संबंध है न विपरीत संबंध है, यानी में से कोई नहीं, सीधा संबंध होता है जीन के बीच की दूरी और रिकॉम्बिनेशन। ये एक जीन, ये दूसरा, और यही जो है सीधा संबंध का मतलब है रिकॉम्बिनेट DNA। मान लो जीन का एक डंडा अलग कर दिया जाए तो दूसरा जीन अपने आप इसी की फोटोकॉपी सामने तैयार होता है, सीधा संबंध। तो ये इसका सही जवाब होगा। जीन विनिमय की दर, उत्तर इधर लिख लीजिएगा कि जीन विनिमय की दर गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के मध्य की दूरी के सीधा समानुपाती होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और जब जेनेटिक्स हम आपको थ्योरी इसकी पढ़ाएंगे तो ये भी समझाएंगे। 9वां सवाल था, निम्न में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन की मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है? पक्का है हृदय के
लेफ्ट कि राइट? राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन की कम मात्रा वाला रुधिर पाया जाता है क्योंकि उधर अशुद्ध होता है। सीधा सा सवाल था। राइट, ये एक आपको हार्ट की संरचना, आप तो हार्ट दिन भर बनाते रहते हो, हम भी बना दें एक बार। ये देखो, ये जो हिस्से हुए ये दोनों के दोनों आर्किल हो गए, ये नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। तो जो राइट वाला हिस्सा होता है, राइट वाला हिस्सा हमेशा चित्र में उल्टा दिखता है। ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट। राइट वाला जो आर्किल होता है इसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, स्वाभाविक है, अशुद्ध रक्त है। तो जब अशुद्ध रक्त है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन कम। चलिए, 10वां सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं मानव मादा के ओवुलेशन से जुड़ी होती हैं? एस्ट्रेडियोल की कमी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वृद्धि, सेकेंडरी ओवम से मुक्त, और एस्ट्राडियोल, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट करिएगा, ए की जगह ई है, एस्ट्राडियोल की कमी। ये भी ओवुलेशन से जुड़ा है, ये भी ओवुलेशन से जुड़ा है, ये भी अंडे बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। तीनों जुड़े हुए हैं, ये एक नहीं जुड़ा है। अब ये एस्ट्राडियोल हार्मोन क्या काम करता है? ये आप एस्ट्राडियोल का क्या काम है, कहाँ बनता है, टारगेट क्या है? इन सब प्रश्नों के जवाब आपके लिए हम छोड़ते हैं, क्योंकि पूरा तो हम पढ़ाते हैं, कभी कभी एक आप भी पढ़ाया करिए। लेकिन इसका एस्ट्राडियोल क्या काम कर रहा है ओवुलेशन की प्रक्रिया में, ये बता दिया। इसका कोई काम नहीं है, 3 का ही काम होता है। तो इस तरह से इसके इन सवालों की एनालिसिस होती है। एनालिसिस हुई पूरी बच्चों, और अब पहुँचे गए हम सेशन के अंतिम चरण में। तो कैसा लगा सेशन, ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्नों की यह श्रृंखला जारी रहेगी, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, कभी बॉटनी, कभी टेक्नोलॉजी। इन्हीं सारे सवालों के बीच यह सेशन हमारा आज शाम को 6 बजे, यानी 18 जुलाई को शाम को 6 बजे लाइव होने जा रहा है। यदि आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो शाम को 6 बजे आप हमसे मिलिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए, हमसे पूछिए सवाल, हम उसका देंगे जवाब। तो बच्चों, आज के लिए बाय बाय, नमस्कार।